नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं आलोक अड्डा। और आप सबको ये खबर है कि आलोक अड्डा आजकल मैं अपने चैनल वन आलोक जोशी के अलावा सत्य हिंदी .com के लिए भी करता हूं। और सत्य हिंदी .com एक कोशिश है कुछ पत्रकारों की सच को सामने लाने की। इस कोशिश में आपके सहयोग की जरूरत है। ये सहयोग कैसे दे सकते हैं जानने के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उसको क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और अगर अभी तक आपने ये चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें, साथ में घंटी भी बजा दें। और आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच जो शुरू हो रहा है, एक विवाद खड़ा हो गया है पूरा, उस पर हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता चरण सिंह सापरा, जो न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं बल्कि मुंबई में रहते हैं, यहाँ इस शहर को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, महाराष्ट्र की राजनीति भी समझते हैं। और मनीष शुक्ला है हमारे साथ लखनऊ से, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। ये बताएंगे कि क्या वजह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार इतनी नाराज दिख रही है और इस गुस्से में है कि महाराष्ट्र ने बहुत सौतेला व्यवहार किया है महाराष्ट्र से गए हुए उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूरों के साथ। और मेरे साथ सत्य हिंदी .com के फाउंडर, एडिटर और पुराने पत्रकार और कुछ समय के राजनेता आशुतोष भी हैं। और अब हम चर्चा को शुरू करेंगे। और मनीष शुक्ला जी, अगर आवाज आपको आ रही तो आपसे ही मैं बात शुरू करना चाहता हूँ। ये नाराजगी अचानक पहले तो हुआ कि लोग आने नहीं चाहिए, केंद्र सरकार ने कहा कि लॉकडाउन हो, सब लोग एक जगह रहें और जाए आए नहीं। उसके बाद बड़ी संख्या में लोग मुंबई से भी गए, दिल्ली से भी गए, गुजरात से भी निकले। और अब ये अच्छी बात है, मैं ये बात साफ कर दूं, इसमें मुझे कोई दुराव छिपाव नहीं है कि अगर उत्तर प्रदेश में लोगों को रोजगार मिल जाता है वहीं वो अपना काम धंधा शुरू कर देते हैं, मेरी समझ से बहुत अच्छा होगा। लेकिन इसमें इस वक्त जिस तरह की राजनीति चल रही है, कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र की सरकार ने सौतेला व्यवहार किया, ये कहने की नौबत क्यों आ गई? देखिए आलोक जी, मैं दो तीन चीजें क्लियर करना चाहता हूँ कि कोरोना एक वैश्विक महामारी है और ये जैसे जैसे रंग रूप बदल रही है वैसे वैसे दे रही है। निश्चित रूप से केंद्र सरकार ने जब लॉकडाउन किया तो ये अपेक्षा की थी कि सभी लोग जहाँ है वहां रहें, लेकिन विभिन्न जगहों पे जो श्रमिक, कामगार और मजदूर वर्ग के लोग थे उनको वहां रहने में कठिनाइयां उत्पन्न हुई। वहां उनके भोजन और रहने में जब असुविधा उत्पन्न हुई तो निश्चित रूप से उन्होंने पलायन शुरू किया। और आपने भी देखा होगा कि एक स्थिति ऐसी थी कि लोग पैदल भी पलायन के लिए मजबूर हो रहे थे। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने तय किया कि उत्तर प्रदेश का श्रमिक, मजदूर, कामगार अगर कहीं भी है तो उसको लाने की जिम्मेदारी, उसको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी, उसको भोजन प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी कहीं कहीं हमारी भी बनती है, भले वो महाराष्ट्र में हो, राजस्थान में हो, पंजाब में हो, कहीं भी हो पूरे देश में। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जब आनंद विहार में लाखों मजदूर इकट्ठे हुए तो हमने उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाया, कोटा से छात्रों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया। लेकिन निश्चित रूप से जो मजदूरों से जो हम लोगों को व्यथा सुनने को मिली वो अच्छी नहीं थी। और हम लोगों को ये अनुभव आया कि हमारे मजदूर जो विभिन्न राज्यों में जाकर अपने श्रम और पसीने से वहां के राज्य के विकास दर को बढ़ाते हैं, वहां के कामों में भी अपना योगदान करते हैं, लेकिन जब उनको जरूरत थी तो उनको वो सम्मान नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए था। तो हमारी सरकार ने तय किया है कि हम अपने उत्तर प्रदेश में इनकी स्किल मैपिंग कराएंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे और उनको यहाँ रोजगार मुहैया हो, इसके लिए हम काम करेंगे, जो लंबे समय से होना चाहिए था, दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से नहीं हुआ। तो मुहैया करा वो करते हैं, उन लोगों को छुट्टी देनी चाहिए और हमको लगता है इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं, इसमें किसी को आपत्ति बिल्कुल नहीं हो सकती है मेरी समझ से। और सापरा साहब इस पर ऐतराज नहीं करेंगे कि उत्तर प्रदेश में मजदूरों को रोजगार मिल जाए और उनकी रोजी रोटी वहां चले। मेरा ख्याल है ये भी इसका समर्थन करेंगे। लेकिन सापरा साहब, जो राजनीति हो रही है, जिस तरह के बयान हम देख रहे हैं, उसमें क्या सिर्फ लोगों को उत्तर प्रदेश में रोजी रोटी मिल जाए ये इंतजाम हो रहा है, या इससे बड़ा और खास तौर पे महाराष्ट्र की भारतीय जनता पार्टी की यूनिट भी और बाहर से भी तमाम तरह के नेता, प्रवक्ता और साथ में पत्रकार भी बयान जारी कर रहे हैं, उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए आलोक जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से ये घटनाक्रम पिछले हम 15-20 दिन से देख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी के वक्तव्य आ रहे हैं, पीयूष गोयल जी का वक्तव्य आ रहा है, तो मैं इसका सारांश लगा देता हूं कि कोरोना काल में भी बीजेपी की सियासी चाल, यानी मजदूरों का कंधा और सियासत करना, ये बीजेपी का धंधा, ये हम देख रहे हैं कि कोरोना काल में जब हमको लोगों की जानें बचानी है
ये एक ऐसी अद्भुत कि जिसका जिसका जो सबका सर्वनाश कर सकती है, तो हमको उससे बचना है और लोगों को बचाना है। ऐसे समय में राजनीति जब होती है तो मन बहुत व्यथित होता है, दुखी होता है। अब ये योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा कि सौतेला व्यवहार महाराष्ट्र की सरकार कर रही है, अब मैं आपको बताऊं कि 555 ट्रेनें अभी तक चल चुकी हैं महाराष्ट्र राज्य से। 555 ट्रेनों में करीबन 8 लाख प्रवासी मजदूर यहां से गया है। 25,680 बसें चली हैं, जिसमें तकरीबन 4 लाख मजदूर जो है वो यहाँ से पलायन कर गया है। और ये सारी चीज व्यवस्था खड़ी करने के लिए ट्रेनों के लिए 90 करोड़ रुपया सरकार ने भरा है रेल मंत्रालय को, और एक 80 करोड़ रुपया लगा है ये बसों के इंतजाम में। यानी 160-170 करोड़ रुपया खर्च के हम इनको भेज रहे हैं अपने घर पे, क्योंकि ये जाना चाहते हैं। ये हमारी वजह से नहीं जा रहे हैं, ये जा रहे हैं क्योंकि कोरोना में इनके मन में एक भय बैठ गया है कि शहर में कोरोना है, हमारे गांव में कोरोना नहीं है। तो कोरोना से डर कर ये अपने गांव में जाना चाहते हैं। और फिर देखिए कि आपके प्रतापगढ़ के ही मेंबर पार्लियामेंट है संगम लाल गुप्ता, वो मुंबई में कांदिवली में प्रवासी लोगों के बीच में खड़े होकर कह रहे हैं कि प्रवासी मजदूर तो चले गए, ये तो वो लोग हैं जो गर्मियों की छुट्टियों में उत्तर प्रदेश हर साल जाते हैं, इनको मुफ्त में जाने मिल रहा है इसलिए ये जा रहे हैं। ये बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट कहते हैं। तो जब हम भी ऐसी बातें सुनते हैं तो हमारा मन भी दुखी होता है कि महाराष्ट्र की सरकार इनके तमाम सारे इंतजाम कर रही है। आज आपको बता दूं 60 दिन हो गए, 60 दिन के अंदर जितने प्रवासी मजदूर हैं, दिन में 2 वक्त का खाना उनका महाराष्ट्र सरकार दे रही है। 6.5 लाख लोगों का खाना मात्र मुंबई में, मैं महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूं, मात्र मुंबई के अंदर, यानी एक 3-3.5 करोड़ रुपए का वो भी खर्च हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र की सरकार ने इनका खान पान का इंतजाम नहीं किया या ट्रेन की व्यवस्था नहीं की, सारी व्यवस्था की है। लेकिन इनके मन का जो भय है कि हम मुंबई में या महाराष्ट्र में रहेंगे, यहाँ कोरोना बढ़ रहा है, उससे अच्छा हम अपने गांव जाएं, जिएंगे भी अपने घर वालों के साथ, मरेंगे भी अपने घर वालों के साथ। तो इसको कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ, ठीक है, ये बात आप सारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और पीयूष गोयल इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। ये राजनीति कोरोना के काल में नहीं होना चाहिए, ये मेरा वक्तव्य। जी ठीक है। अब क्योंकि समय कम है आपके पास भी, इसीलिए थोड़ा छोटा छोटा हम लोग रखेंगे आगे। आशुतोष, आप कैसे देख रहे हैं? मनीष शुक्ला इसका जवाब देना चाहेंगे, बिल्कुल यकीनी बात है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी बैठे हैं तो जवाब देंगे, लेकिन आप इसको कैसे देख रहे हैं? जो बात सापरा साहब कह रहे हैं वही बात दिल्ली में केजरीवाल की सरकार कहती है कि हम लाखों लोगों को खाना खिला रहे हैं यहाँ। और सच बात है, मुंबई में मुझे बहुत लोग खाना खाते देख भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ खाना खिलाया नहीं जा रहा है। लेकिन जिस तरह से खाना खिलाया जा रहा है और वो व्यवस्था अगर हो रही है, तो उसके बाद क्या वजह है कि लोग ये शहर छोड़कर भाग रहे हैं? क्या सिर्फ डर है? डर तो मैं भी मुंबई में रहता हूँ, मेरे मन में भी ये बात आ रही है। मेरे परिवार से मेरे पिताजी का फोन आता है, वो कहते हैं हालत बहुत खराब हो गई है, और वो लखनऊ में रहते हैं। तो जाहिर है कि उनको ये डर आशंका सबको है, लेकिन क्या तमाम तरह के डर, तमाम तरह की आशंकाओं के बावजूद ये लोग अपने गांव छोड़ के इस शहर में नहीं आए थे रोजी रोटी की तलाश में? ये यहाँ किसी और चीज के लिए आते थे ना। फिर वो क्या है आज जो इनको भगा रहा है? क्या ये शहर धक्का दे रहा है या इनका गांव इन्हें खींच रहा है? देखिए आलोक, इसमें 2-3 चीजें हैं जिसको हमें समझने की जरूरत है। पहली बात यह कि प्रवास, जब माइग्रेशन, बिना माइग्रेशन के कभी भी विकास संभव है ही नहीं। माइग्रेशन बहुत जरूरी है। अगर आप लखनऊ छोड़ के अगर दिल्ली, मुंबई और लंदन नहीं गए होते तो शायद आज आप ये प्रोग्राम नहीं कर रहे होते, या मैं अगर अपना शहर छोड़ के, लखनऊ छोड़ के अगर मैं दिल्ली नहीं आया होता तो मैं शायद आज आपसे बात नहीं कर रहा होता। तो माइग्रेशन बहुत जरूरी है और माइग्रेशन से ही विकास होता है, पहली बात। दूसरी बात, जो चीज जो आपत्तिजनक है, आपत्तिजनक मुझे लगता है वो ये है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक माइग्रेशन कमीशन बनाने की बात की, बिल्कुल सही बात, माइग्रेशन कमीशन होना चाहिए। दूसरी बात, जो प्रवासी मजदूर यूपी छोड़ के दूसरी जगहों पर जाते हैं तो उनका एक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर किसी राज्य की सरकार ये कहे कि नहीं, कि दूसरे राज्य के लोगों को अगर यहाँ के मजदूरों की जरूरत है तो उसे हमसे परमिशन लेनी चाहिए या परमिशन लेनी पड़ेगी, तो इस पर 2 आपत्तियां। पहली आपत्ति इस बात को लेकर यह है कि हिंदुस्तान का संविधान, उसका जो मौलिक अधिकार है, स्पष्ट तौर पे कहता है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 1-2 जगहों को छोड़कर कोई भी आदमी अपने रोजगार के लिए कहीं भी जा सकता है। रोजगार तो छोड़ दीजिए,
अगर मैं बिना रोजगार की खोज में, अगर मैं यहाँ से कश्मीर जाना चाहूँ या यहाँ से अगर मैं केरला जाना चाहूँ तो मुझे कोई रोक नहीं सकता। यहाँ का संविधान मुझे इस बात की इजाजत देता है। तो अगर उत्तर प्रदेश की सरकार ये कहती है कि मुझे महाराष्ट्र जाना है और उसकी परमिशन अगर मुझे उत्तर प्रदेश की सरकार से लेनी पड़े तो मेरा मौलिक अधिकार का हनन होता है। ये पहली बात। दूसरी बात, अगर माइग्रेशन की वजह से जो देखने में आ रहा है, अगर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में अगर संकट की स्थिति पैदा हो जा रही है, अगर आपस में संघर्ष की स्थिति पैदा हो जा रही है, तो भारत के संघ के लिए ये बहुत खतरनाक बात है। यानी एक देश एक है, भारतीय है, एक ही संविधान, सब कुछ है, लेकिन दो राज्य एक दूसरे से भिड़ गए कि भाई आप हमारे मजदूरों के साथ इल ट्रीटमेंट करते हैं और आप इसलिए हम आपके पास नहीं भेजेंगे। तो ये स्थिति अच्छी नहीं है। मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को अगर कोई दिक्कत थी या कोई प्रॉब्लम थी तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से टेलीफोन में बात करके समस्या का समाधान हो सकता था। लेकिन इस बीच में क्या हुआ कि राज ठाकरे साहब कूद पड़े हैं। अब उनका अगर बस चले तो महाराष्ट्र में कोई भी आदमी आए तो उसके लिए वीजा लेना पड़ेगा। ये जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए खड़े हो रहे हैं, इनका भी हिसाब होना चाहिए। जी बिल्कुल, मैं उस पे लाने वाला था जहां आपने पहुंचा दिया। और मनीष शुक्ला जी, अब देखिए, आप सापरा साहब की बात का जवाब देना चाहते थे, वो आप दें। और साथ में जो आशुतोष ने सवाल उठाया, ये अगर उत्तर प्रदेश की सरकार ने कह दिया कि अब यहाँ से जो भी राज्य मजदूर ले जाना चाहेगा उसको हमारी इजाजत लेनी पड़ेगी, तो ये उस राज्य पे आप पाबंदी लगा रहे हैं या अपने नागरिकों पे पाबंदी लगा रहे हैं कि आपको यहाँ से अब आप किस मजदूर की बात कर रहे हैं? मैं अब 15 साल हो गया मुझे मुंबई में रहते हुए, लेकिन मेरे पिताजी के राशन कार्ड में अभी कुछ समय पहले तक मेरा नाम लिखा हुआ था, तो मैं यहाँ नौकरी करता हूँ। क्या मुझे भी उत्तर प्रदेश की सरकार से परमिशन लेके पर्ची कटवा के आना पड़ेगा? कौन लोग हैं जो नौकरी करेंगे, जो व्हाइट कॉलर जॉब करेंगे, वो आजाद हैं, और जो गरीब मजदूर अनपढ़ है और उसको मेहनत मजदूरी करनी है, वो लाइसेंस परमिट लेकर आएगा। ये क्या दोहरी व्यवस्था चलेगी? नहीं आलोक जी, देखिए दरअसल एक अच्छी बात है कि इस पूरे पैनल पे आप भी लखनऊ से हैं, आलोक जी मिर्जापुर से हैं, मैं भी जौनपुर से हूँ, छोटे से जिले से मैं भी आया हूँ। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो दुर्दशा देखी, और आलोक जी मैं सत्य कहता हूँ, ये जो महाराष्ट्र जो लोग आ रहे हैं, मैं भी 5 दिन जौनपुर रह के आया हूँ, बहुत अनुभव खराब है। और मुंबई में 3.5 करोड़ का बजट तो सापला जी ने जरूर बता दिया पर डे का, और देश समझ गया। सापला जी अगर ये बयान दे कि 3.5 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है भोजन पे, तो देश समझ गया कि कांग्रेस ने कोई और व्यवस्था कर ली। चूंकि चाल और षड्यंत्र की तो माहिर कांग्रेस है इस देश में, और उसका एक षड्यंत्र है कि कभी राजस्थान से लोग पैदल आते हैं, जयपुर और भरतपुर में उतार के बसों से उनको ट्रकों में बैठा दिया जाता है, और बसें जो है स्कूटर मोटरसाइकिल रूपी बसों को प्रियंका जी बॉर्डर कर देती है। देश समझता है। अगर चर्चा कांग्रेस ने कर दी कि 3.5 करोड़ रुपए खर्च हुआ, तो जनता समझ गई कि कहाँ गया। भोजन नहीं मिला उनको सामाजिक सुरक्षा नहीं मिली महाराष्ट्र में। और ये ठीक है, मैं एक पार्टी का प्रवक्ता हूँ, आप मुझे वायस मान सकते हैं, मैं पार्टी के पक्ष रख रहा हूँ, लेकिन मेरा स्वयं का अनुभव, मैं जौनपुर था 5 दिन, मैंने एकदम ऐसी बात आप गुजरात के लिए भी कहेंगे कि गुजरात की सरकार ने भी ख्याल नहीं रखा? देखिए आलोक जी, अगर हम लोग निष्पक्ष होकर बात करें तो निश्चित रूप से शुरू में जब प्रॉब्लम क्रिएट हुई, जब लॉकडाउन के नियम का कड़ाई से पालन हो रहा था, तो सभी राज्यों से लोग परमिशन के तहत आने को मजबूर थे। उस समय सभी राज्यों में प्रॉब्लम थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उस समय जब हमने कोटा से परमिशन लेके जाके राजस्थान सरकार से परमिशन लिया, हमने कराया। लेकिन जब लॉकडाउन से ढील मिली कि लोग जा सकते हैं, उन स्थितियों में सूरत से सबसे ज्यादा ट्रेनें शुरू में चली और सूरत से सबसे ज्यादा लोग आए हमारे यहाँ लौट के। सौभाग्य और दुर्भाग्य कहिए कि जौनपुर एक बड़ा केंद्र है प्रवासियों का, कम से कम मुंबई से आने वालों का एक बड़ा केंद्र जौनपुर है, जहां से मैं आता हूँ, इसलिए मुझे खूब ठीक से पता है। सूरत से भी आए। हम ये नहीं कर सकते, लॉकडाउन और इस पूरे कोरोना में आम आदमी परेशान तो हुआ ही, हम आप भी परेशान हुए, सभी लोग परेशान है। लेकिन जिस तरीके से दोहरा वहां महाराष्ट्र में, मुंबई में जिस तरीके से जो सम्मान मिलना चाहिए था, कतई नहीं मिला। और कांग्रेस षड्यंत्रों की माहिर पार्टी है। और अगर ये सही से नीति बनाए होते आजादी के बाद, तो हमको लगता है कि इतनी बड़ी संख्या में ये समस्या आती नहीं। हम क्यों सोशल सिक्योरिटी की बात करते हैं, और उसको हमको लगता है कि सुनील जी की आवाज में कुछ सिग्नल में मुंबई में रह के तो कभी हो, तो वहां के लोगों का, वहां की सरकार का दायित्व है कि कम से कम रहने खाने और सुरक्षा की का
ठीक है मनीष जी, कुछ सिग्नल में बाधा हो रही है, समय की भी कमी है, तो मैं एक बार सापरा साहब, आप जाना भी चाहते हैं, ये बताएं, ये जो असली समस्या है, म, इंसान के मन में इतना डर, इतनी चिंता, इतनी आशंका आ गई कि वो अपना जहां बसा हुआ है वो ठिकाना छोड़ के भागने को उतारू हो गया, इस अंदाज में कि ट्रेन में पता है कि ये बीमारी लग रही है, छूने से लग जाती है, उसके बावजूद लोग ट्रेन में किस तरह घुस के गए। जब 2 दिन ट्रेन चली है शुरू में, आपको याद होगा, और बाद में जैसे जा रहे हैं सड़क पे लोग पैदल चले जा रहे हैं। क्या चीज है? मुझे लखनऊ से मेरे एक दोस्त ने कहा, 3 दिन पहले मेरी बात हुई, उन्होंने कहा मुंबई शहर में 34 लाख करोड़ रुपए की हैसियत वाले लोग रहते हैं। वो 34 लाख करोड़ की हैसियत वाले लोग निकल कर इन लोगों को ये भरोसा नहीं दिला पाए कि तुम्हें खाना मिलेगा, तुम्हें रहने का इंतजाम होगा, तुम्हारे लिए जो रोजगार होगा। ये केवल सरकार की जिम्मेदारी मान लें। और सरकार ने क्यों नहीं दबाव डाला इन लोगों पर, जो बहुत मोटे पैसे वाले लोग इस शहर में रहते हैं, कि आप लोगों के खाने का इंतजाम कीजिए, रहने का इंतजाम कीजिए। देखिए आलोक जी, एक बात तो अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि ये लोग खाने पीने की दिक्कत से जा रहे हैं। ये प्रमुख रूप से क्यों जा रहे हैं मैं आपको बताता हूं, क्योंकि जो ये अनप्लान्ड लॉकडाउन नरेंद्र मोदी जी ने किया 24 मार्च को, वो ये सब लोगों को क्या लगा कि हम ये ज्यादा से ज्यादा 15 दिन 1 महीना रहेगा। मोदी जी ने खुद भी कहा कि हमने महाभारत की लड़ाई 18 दिन में जीती थी, ये 21 दिन में हम कोरोना को पराजित कर देंगे। अब उसके बाद में दूसरा लॉकडाउन हुआ, तीसरा हुआ। अब लोगों के ये जो प्रवासी मजदूर है, इनके मन में ये आ गया है कि नरेंद्र मोदी जी झूठ बोलते हैं। ये तो जब आते हैं और लॉकडाउन आगे बढ़ जाता है, और इनको आज चौथे लॉकडाउन के बाद में भी मन में ये भय है कि 5वां होगा, 6वां होगा, 7वां होगा। अब सवाल ये है कि मोदी जी ने कहा कि इनकी 1 महीने की तनख्वाह दे देनी चाहिए। सारे एमएसएमई ने दे दी, सारे लोगों ने उनकी तनख्वाह दे दी, जितने भी मजदूर जहां भी काम करते थे, चाहे वो कंस्ट्रक्शन वर्कर है। अब उसके आगे के महीने की तनख्वाह यहाँ के लोग मेरे ख्याल से घर पे बिठा करके नहीं देना चाहते। अब दूसरी बात देखिए, जब लॉकडाउन बढ़ता है तब बेरोजगारी भी बढ़ती है, रिट्रेंचमेंट बढ़ती है। आप सीएमआई का डेटा उठा करके देख लीजिए, आज 28% हो गई है हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट है। तो ये जब बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों की नौकरियां जा रही है, तो उनको ये भी मन में भय है कि सरकार हमको 1 महीना खिलाएगी, 2 महीना खिलाएगी, हमको 6 महीना थोड़ी खिलाएगी सरकार। तो वो मन में जो भय है कि अब मेरे पास में थोड़ा सा पैसा बचा है या मैं उधार लेकर के जा सकता हूं, तो मैं चला जाऊं अपने गांव में, कम से कम खाने पीने का व्यवस्था होगा। तो यहां भी खाना मिल रहा है, राशन से यहां भी मुफ्त खाना उनको मिल रहा था, लेकिन खाली दाल चावल और गेहूं से पेट नहीं भरता ना। वो दाल चावल गेहूं बनाने के लिए तेल भी चाहिए, चूल्हा भी चाहिए, गैस भी चाहिए, और मुंबई जैसे शहर में रहना है तो कई सारी चीजें होती है जिसमें कैश पैसा लगता है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी कह रही है कि इन मजदूरों के अकाउंट में 7,500 रुपया डालिए, आप हर जनधन अकाउंट में डालिए, आप हर माइग्रेंट लेबर को 7,500 रुपया दीजिए ना। आपने मात्र महिलाओं के अकाउंट में डाल दिया पैसा। सापरा जी माफ कीजिएगा, रोकना बीच में रोक रहा हूँ, क्योंकि फिर आप ही के पास समय कम है। लेकिन ये बताइए कि आपकी छत्तीसगढ़ सरकार ने वहां किसानों के खाते में पैसा डालने का ऐलान कर दिया। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया कि जो लोग आएंगे 14 दिन क्वारंटाइन रहेंगे, उनको 1,000 रुपया दे दिया जाएगा। कुछ भी 1,000 रुपया भी मेरा ख्याल है कि उस इंसान के लिए एक प्रोत्साहन तो है। यहाँ महाराष्ट्र की सरकार सीधे पैसा क्यों नहीं दे रही है? सब कुछ नरेंद्र मोदी ही क्यों करेंगे? देखिए, महाराष्ट्र की सरकार सारा कुछ प्लान कर रही है। उन्होंने किसानों के खाते में पैसा डाला है 2-2 हजार रुपया, ये आज आपको बता नहीं, लेकिन मुंबई शहर जो सबसे बड़ा हॉटस्पॉट, अब तो कह रहे हैं ग्लोबल हॉटस्पॉट बन जाएगा, यहाँ तो किसान नहीं है ना सर। यहाँ मेरे आपके जैसे लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, और यहाँ बहुत गरीब आदमी है जो मजदूरी करता है। तो देखिए आलोक जी, आपका भी दृष्टिकोण मात्र महाराष्ट्र बनता जा रहा है। आप ये क्यों नहीं पूछते कि गुजरात की सरकार ने क्यों नहीं सूरत में और बड़ौदा में लोगों के अकाउंट में पैसे डाले, कर्नाटका की सरकार ने क्यों नहीं डाले, हरियाणा की सरकार ने क्यों नहीं डाले? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का ये षड्यंत्र है कि सारी डिबेट को शॉर्ट इन कर दो महाराष्ट्र पर। लेकिन ये ऐसा नहीं होता है। ये सबका साथ सबका विकास कहने वाले लोगों को कम से कम सब तरफ देखना पड़ेगा ना। आप मात्र खाली महाराष्ट्र को टारगेट करते जाएंगे, अगर बीजेपी का ये षड्यंत्र में अगर आलोक जी आप भी फंसते हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा। आप सारे राज्यों को देखिए कि गुजरात के अंदर क्या मिल रहा है लोगों को पैसा, जो शहर में मजदूर है।
तो सरकारें प्लान कर रही हैं, पहले उनके खाने पीने का प्लान किया है, पैसे का भी होगा। और महाराष्ट्र की सरकार को केंद्र की सरकार 16,000 करोड़ रुपया क्यों नहीं दे रही, जो हमारा जीएसटी का बकाया है? आपने बोरोइंग बढ़ा दी हमारी। आपने कहा कि 3% से 5% आप बोरोइंग कर सकते हो, लेकिन 3.5% के बाद में आपने इतने नियम लगा दिए हैं कि कभी कोई राज्य बोरोइंग ही नहीं कर सकता है। तो आप दे क्या रहे हो? देखिए, ये सरकार ने, मोदी सरकार ने क्या किया है, कर्ज देने के हिसाब से कह दिया कि पैकेज है। अब ये पहली बार देखा है कि कोई सरकार कर्ज देती है उसको पैकेज कहती है। ये तो अर्थ मंत्री का सर्टिफिकेट देखना पड़ेगा हमको कि ये कहां से अर्थशास्त्र सीख करके आई है। ठीक है, मैं अब मनीष शुक्ला जी इसका जवाब दीजिए कि ये क्या सच नहीं है कि लॉकडाउन, जो कि एक व्यवस्था के लिए हो सकता था कि इस लॉकडाउन के दौरान हम तैयारी करें कि लॉकडाउन खत्म होगा तो ये देश आगे कैसे बढ़ेगा, समस्याओं का समाधान कैसे होगा, उस लॉकडाउन को इलाज मान लिया गया। माना गया कि लॉकडाउन से इलाज हो जाएगा। उसके बीच में ताली और थाली भी बज गई, दिए भी जल गए, और लॉकडाउन कब खत्म होगा और खत्म होने के बाद क्या किया जाएगा उसकी कोई तैयारी नहीं की गई। ये भी एक बड़ा कारण है इस संकट का, और गुजरात पर सवाल उठा ही रहे हैं और राज्यों पर भी। देखिए आलोक जी, लॉकडाउन से इलाज हो जाएगा ये केवल राहुल गांधी जी ने समझा, और सापला साहब समझ रहे होंगे, चूंकि राहुल गांधी जी ने कह दिया इनके पास मजबूरी है तो उसके आगे तैयार नहीं। शुरू से हमारी सरकार भी कर रही है, हम लोग भी चाहे जहां डिबेट पे बैठे हम लोगों ने, लॉकडाउन तैयारी करने का वक्त है इस देश। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो जिस दिन लॉकडाउन लगा उत्तर प्रदेश में केवल 2 टेस्ट करने के स्थान पे आज वो 30 हो चुके हैं। यहाँ केवल 23 टेस्ट हो सकते थे, आज करीब 10,000 टेस्ट हो रहे हैं। हमने लॉकडाउन फर्स्ट में ही तय कर दिया कि जो गैर संगठित, जो संगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, सबको हम 1,000 रुपया देंगे, साथ साथ हम अनाज भी देंगे, केंद्र सरकार के अतिरिक्त देंगे। ये जब प्रवासी नहीं आए थे उस दिन हमने तय किया था, जब प्रवासी आ रहे हैं तो प्रवासी को क्वारंटाइन के बाद 15 दिन का राशन भी दे रहे हैं, और जिनके पास कोई कागज नहीं है उनको भी उनके लिए पैसा डालने की व्यवस्था हमारी सरकार कर रही है। तो हमको लगता है चूंकि डिबेट आज आपने जो इशू पे लिया, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के इशू पे लिया है, सापला साहब के पास जवाब नहीं है, इसलिए ये गुजरात भी जाना चाहते हैं, ये जापान और अमेरिका भी जाएंगे। मेरा निवेदन है डिबेट उस इशू पे दर्द हो रही है क्या, डिबेट हम कर लेंगे। लेकिन आज महाराष्ट्र सरकार अगर विफल है, सापला साहब आप स्वीकार करिए कि आपने भोजन नहीं दिया, 3.5 करोड़ रुपया जो कह रहे हैं। भाई आपको दर्द क्यों हो रहा है? गुजरात की बात की, कर्नाटका की बात की, हरियाणा की बात की, 3.5 करोड़ का आप क्या कर रहे हो? और उत्तर प्रदेश जो मजदूर आ रहा है वो बता रहा है कि हमारे साथ महाराष्ट्र में क्या व्यवहार हुआ, हमारे साथ मध्य प्रदेश में क्या व्यवहार हुआ, उत्तर प्रदेश की सीमा पे क्या व्यवहार हुआ। वो तो भुक्तभोगी है, वो तो सही बोलेगा। सापला साहब कभी आओ देखो तो समझ में आएगा। गरीबों के छालों को देखो, मजदूर के छालों पर देखो, जिससे मुंबई खड़ी हुई है, जिन मजदूरों की पसीनों से की चमक से जो मुंबई चमक। आलोक जी मैं उत्तर देना चाहूंगा। चूंकि भोजन तो आप उपलब्ध आपने नहीं कराया, केवल भाषण। अच्छा, अब मैं, क्योंकि देखिए समय खत्म हो रहा है, तो मैं सिर्फ सापरा साहब एक छोटा सा 30 सेकंड का आप इसका जवाब दे दें, उसके बाद मैं आशुतोष के पास जाकर उसके बाद खत्म करना चाहता हूँ प्रोग्राम। मैं देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की कितनी छोटी सोच है। फेलियर इनका है पूरी तरह से लॉकडाउन का, कि देखिए इन्होंने जब लॉकडाउन शुरू किया तब मात्र 341 लोग प्रभावित थे। जब 341 लोग प्रभावित थे तब इन्होंने किसी प्रवासी मजदूर को जाने नहीं दिया। आज 1.25 लाख लोग प्रभावित हो गए हैं और नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि ट्रेन पकड़ो और अपने घर में जाओ। यानी शहर से कोरोना अगर गांव में जाएगा तो उसकी मात्र जवाबदारी नरेंद्र मोदी की होगी। अगर शहर से कोरोना गांव में जाएगा तो मात्र जवाबदारी भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है। ये जो गलत प्लानिंग से आपने लॉकडाउन किया, और अभी जो लॉकडाउन खुल रहा है जब 1.25 लाख लोग हैं, आप जो तैयारियां बोल रहे हैं ना, ये तैयारियां की धज्जियां उड़ जाएंगी जब ये केस, भगवान नहीं करे ये कि केस बढ़े, हम तो ये चाहते हैं कि केस ना बढ़े, लेकिन आपने जो गलत लॉकडाउन की प्रक्रिया जो आपने की है उससे आपका पर्दाफाश हो रहा है। जनता त्रस्त है। आपको मजदूरों के अगर छाले नजर आते ना, देखिए सापरा साहब समय आप ही के पास नहीं है। ये नहीं कहते कि जो साइकिल पे आ रहा है, जो ट्रक पे आ रहा है, जो पैदल आ रहा है, उसको मैं उत्तर प्रदेश में एंट्री नहीं दूंगा। ये योगी आदित्यनाथ को नहीं कहना चाहिए था। फिर
मनीष जी, ये कंफ्यूजन तो सही है कि कभी हम एंट्री देंगे, कभी हम नहीं देंगे, कभी हम सुविधा देंगे, कभी नहीं देंगे। इस पर एक छोटा सा जवाब दे दें, उसके बाद मैं खत्म करूंगा आशुतोष के पास जाकर। देखिए आलोक जी, मैंने चर्चा के शुरुआत में ही कहा कि कोरोना आगे क्या रूप लेगा ये हम और आप आज नहीं तय कर सकते, कल क्या इस परिस्थिति पैदा होगी। तो निश्चित रूप से रोज नए चैलेंज हमारे सामने अगर आएंगे तो रोज नए डिसीजन होंगे, और ये फीडबैक पे चलने वाली सरकार है, फीडबैक के आधार पर हम निर्णय ले रहे हैं। लेकिन जब महाराष्ट्र जैसे जगहों से लोग पलायन करने लगे पैदल और बिना भोजन रहने लगे, जब वहां सूचनाएं आने लगी तो सरकार ने तय किया कि उनको हम उनके स्थान पे उनके गंतव्य तक पहुंचाएंगे। दूसरी बात देखिए, बहुत ही दुर्भाग्य है कि कांग्रेस की जो मंशा है ये फेल हो जाएगी, सरकार देश में कोरोना बढ़ जाएगा, ये जो मंशा है ये सापला साहब के शब्दों से सीधे प्रकट हो रही है। ये अच्छी बात नहीं है, ठीक बात नहीं है। देश सबका है सापला साहब। आज प्लानिंग नहीं करते हो, गलत प्लानिंग करते हो और फिर कांग्रेस। अच्छा, आप मुझे माफी चाहता हूं, लेकिन आप देखिए, आप लोग तो ये अनंत काल तक चला सकते हैं, मुझे पूरा यकीन है कि 303 सीटें दी हैं। आप लोग इसे परमानेंटली चला सकते हैं, लेकिन आप ही के पास समय की कमी है। आशुतोष, अब मैं चाहता हूं आप इसको कंक्लूड करें। पहली बात कि ये कहना ठीक है कि यहाँ इसकी गलती वहां उसकी गलती, लेकिन आज जो हो रहा है जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कुछ बयान, कांग्रेस की तरफ से कुछ बयान, और अब तो राज ठाकरे भी कूद गए कि ठीक है उत्तर प्रदेश वालों को यहाँ आने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। ये राजनीति करने का वक्त है क्या? मैं ये बात बार बार कह रहा हूँ, क्या राजनीतिज्ञ आश्वस्त हो गए? उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब कोरोना की चिंता त्याग कर खुलकर राजनीति की जा सकती है। ये सच है? देखिए आलोक, एक बात हम लोग बार बार कहते हैं राजनीति क्यों कर रहे हैं, राजनीति क्यों कर रहे हैं। राजनीतिज्ञ है, राजनीति है तो राजनीति होगी, राजनीति होगी। बीजेपी की भी कोशिश राजनीति की है, कांग्रेस की भी कोशिश राजनीति की है, उद्धव ठाकरे भी राजनीति करेंगे और राज ठाकरे भी राजनीति करेंगे, तो इसलिए उसको रख दीजिए किनारे। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जो बात योगी आदित्यनाथ जी ने कही है उसमें एक सच्चाई तो जरूर है कि जो उत्तर प्रदेश के जो प्रवासी थे उनके साथ जो व्यवहार होना चाहिए तो व्यवहार नहीं हुआ। अगर उसको सिर्फ महाराष्ट्र की सरकार पे अगर आप ब्लेम करेंगे तो बात ठीक नहीं हुई। आप सूरत चले जाइए, वहां पे लाठीचार्ज उनके साथ हुआ, उनके साथ जबरदस्त तरीके से पिटाइयां हुई है, और इस तरीके के वाकई दूसरे राज्यों से भी हो रहे हैं। तो दो चीजें हैं। पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे साथी हैं मनीष जी, मैं उनको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि वैज्ञानिक आधार पर दरअसल लॉकडाउन लगाया गया होता तो शायद ये दिक्कत नहीं पैदा होती। और उसका दो उदाहरण, पहला उदाहरण आपने 4 घंटे के नोटिस में लगा दिया, दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता है। दूसरी बात, जो टास्क फोर्स है जो प्रधानमंत्री कार्यालय को एडवाइस करती है, उसके चेयरमैन है मिस्टर विनोद पाल, उन्होंने 25 अप्रैल को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि 16 मई से हिंदुस्तान के अंदर कोई भी नया कोरोना मरीज नहीं मिलेगा। अब आप 16 मई से अगर आप देखना शुरू कर रहे हैं, भारत रोज रिकॉर्ड तोड़ रहा। आज की तारीख में 60,000 जो कोरोना के पेशेंट है, इन्फेक्शन है, वो पिछले 24 घंटे के अंदर हुए, और संख्या बड़ी तेजी के साथ 1.5 लाख की तरफ बढ़ती चली जा रही है। तो ये जो, और तीसरी बात ये है कि दुनिया में शायद दो जगहों पे छोड़ दे, चाहे इटली हो, चाहे स्पेन हो, और चाहे स्वीडन हो, तमाम तरीके के देश जो है, अगर स्वीडन को तो आप किनारे रख दीजिए, वहां पे जब तक कोरोना इन्फेक्शन की संख्या में कमी नहीं शुरू हुई है तब तक लॉकडाउन में ढील नहीं दिया गया है। तो मेरा कहना यह, मैं पहले दिन से इस बात को कह रहा हूं कि 2 महीने का जबरदस्त लॉकडाउन होना चाहिए, तक किसी को 1 मिनट की परिंदा भी पर नहीं मारना चाहिए, वो व्यवस्था करनी चाहिए सरकारों को, दिहाड़ी मजदूरों की व्यवस्था करनी चाहिए थी। और उसके बाद जब व्यवस्था आपकी मजबूत हो जाती तो आप धीरे धीरे लॉकडाउन को खोलते। वो किया नहीं गया, आपने पहले 21 दिन किया, फिर 2 हफ्ते किया, फिर 2 हफ्ते किया, फिर 2 हफ्ते किया। इसकी वजह से कंफ्यूजन फैल रहा है। हमने उस दिन हवाई यात्रा खोलने की बात शुरू की है, हम उस दिन इंटर स्टेट मूवमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, जिस दिन हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा कोरोना के पेशेंट सामने आए हैं। और एम्स के जो डायरेक्टर साहब है रणदीप गुलेरिया, उन्होंने पिछले दिनों एक इंटरव्यू दिया जिसमें स्पष्ट तौर पे कहा है कि सरकार की नीतियां जो है वो उस लायक नहीं है जिस लायक होनी चाहिए। और उन्होंने कहा जून और जुलाई के अंत में ये पीक पड़ेगा। अगर आज 7,000 है तो जून में कितनी संख्या बढ़ेगी आप सोच सकते हैं। जी, तो ये जो अब आप आशुतोष कह रहे हैं, ये बात बहुत समस्या को गंभीर दिखा रही है, और समस्या गंभीर है भी, साथ में राजनीति चल रही है, चिंता की बात है। लेकिन एक बात तो समझनी होगी, और वो सिर्फ सरकारों के भरोसे, सरकारों को दोष दिया जा सकता है, सरकारों की जिम्मेदारी है, उनको दोष दिया जा सकता है। सरकारें किस भरोसे रही? सरकारों ने किया क्या? केंद्र सरकार ने ये अपील की
कि आप लोग अपने यहाँ काम करने वालों को वेतन देते रहें। राज्य सरकारों ने भी ऐसी अपीलें की और मिडिल क्लास बड़े पैमाने पर शिकायत कर रहा है कि भाई हमें मिला क्या, हम सिर्फ देते रहें, हम अपने यहाँ काम करने वाले को भी पैसा दें, हम अपने यहाँ जिसको किराया जिससे लेते हैं उससे किराया भी ना लें, और हम बिजली का बिल भी भरें, हमारे टैक्स के नोटिस भी आते रहें, उनको भी हम भरते रहें। ये एक समस्या हमारे यहाँ प्लानिंग के स्तर पे हो गई है, इसमें अब कोई शक मुझे नहीं दिखता है। राजनीति हो रही है, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन राजनीति है और उनका काम जैसे बाकी लोगों का अपना अपना काम है, ऐसे ही राजनीति करने वालों का काम राजनीति करना है, और अगर मौका दिया जाएगा तो राजनीति भी होगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उम्मीद करनी चाहिए कि सबको सन्मति आए और आगे हम इस बीमारी से उस तरह से निपटने में कामयाब हो सकें कि ये संकट अब आगे और बढ़ने के बजाय यहाँ से कम होने की तरफ बढ़े। हालांकि वैज्ञानिकों की तरफ से जो संकेत आ रहे हैं वो तो इसका उल्टा दिखा रहे हैं। अब मैं आप सबसे इजाजत चाहता हूं। आप सबका धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त और होता तो थोड़ी और चर्चा होती, लेकिन जितनी बात आप सबने की उसके लिए आप सबका शुक्रिया। और मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो के लिंक अपने मित्रों परिचितों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, साथ में घंटी भी बजा दें तो और अच्छा रहेगा। अपना ख्याल रखिए। किसी दूसरे की मदद करने का कोई मौका आपके हाथ में आता है तो उसको हाथ से जाने न दें। बहुत विकट समय है, बहुत गंभीर परिस्थिति है, इसमें आपकी थोड़ी सी मदद किसी दूसरे के लिए बहुत बड़ा सहारा बन सकती है। धन्यवाद, नमस्कार।